20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। दौसा शहर के आगरा रोड पर बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। तस्वीरें शहर के पीजी कॉलेज के सामने एक पंचर की दुकान की हैं, जहां आग ने पूरी तरह से दुकान को अपनी जद में ले लिया। आग की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी और धुएं का बवंडर भी आसमान में छा गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। आग की वजह से दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दुकान में रखा सारा सामान जल गया। यही नहीं, दुकान के आसपास गाड़ियों के जो टायर रखे थे वो भी पूरी तरह जल गए। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ डॉक्टर्स ने एक युवक के हाथ का ऑपरेशन तो किया, लेकिन उसके हाथ में टांका लगाकर चाकू अंदर ही भूल गए। दरअसल मामले का पता तब चला जब 10 दिन बाद हाथ बेहतर होने की बजाय उसमें हद से ज्यादा दर्द पैदा हो गया, जिसके बाद 12 मार्च को युवक फिर से अस्पताल पहुंचा और जब उसने एक्सरे कराया तो सभी के होश उड़ गए। एक्सरे में आप भी देख सकते हैं कि हाथ के अंदर कितना बड़ा चाकू है। एक्सरे देखकर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। फिलहाल उनको अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं मिले। ऐसे में अभी भी युवक फैजल अपने हाथ के अंदर फंसे हुए चाकू को लिए दर्द झेल कर घूम रहा है। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन ये गंभीर आरोप अस्पताल को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। तो इसको दिखाने के बाद इसका एक्सरा कराया हमने दोबारा, तो इसमें चाकू है। अभी तक भी देखो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से क्या हो रहा है। उसके ब्लड निकल रहा है रेगुलर, पता है क्या पक रहा है कि क्या है, अभी तक कोई वो नहीं है। वहाँ पर गए थे हम तो डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पर, जिसको दिखाना था, जिससे बात करनी थी हमें, वो डॉक्टर भी नहीं है वहाँ। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक ने देर रात नक्की झील में कूदकर अपनी जान दे दी। मौके पर एक लड़की भी मौजूद थी। मृतक युवक आबू रोड का ही रहने वाला था। हालांकि युवक ने अपनी जान क्यों दी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि असल मामला क्या है। हालांकि उस वक्त फौरन युवक को बचाने की कोशिश की गई। वहीं मौजूद एक दूसरे शख्स ने छलांग लगाकर युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी डूबने लगा। इतने में उन दोनों की जान बचाने के लिए गुजरात से आए एक सैलानी ने भी झील में छलांग लगा दी। हालांकि वो एक युवक को बचाने में कामयाब हो पाया, लेकिन पहले वाला युवक डूब गया। लिहाजा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद थानाधिकारी बाबूलाल रेगर, ड्यूटी ऑफिसर नरपत सिंह और हेड कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें युवक नहीं मिला। इसके बाद माउंट आबू के नगरपालिका की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। हालांकि अंधेरा होने की वजह से उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें युवक का शव मिला, जिसे माउंट आबू के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। करीब 11:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक लड़का नक्की के अंदर कूद गया है। उसके पास में एक लड़की है, तो उसको बचाने के चक्कर में दूसरा लड़का और कूदा। उसको बचाने के लिए चक्कर में तीसरा कूदा, जिसको एक को बचा दिया। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए हाथ धोने के साथ साथ मास्क और 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए दौसा के कलेक्टर पीयूष समारिया की पहल पर रोटरी क्लब ने जागरूकता रैली निकाली है। ये रैली दौसा सिविल लाइन से रवाना होकर जिले के बांदीकुई, सिकराय होते हुए गांव और कस्बों तक जाएगी और लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए जागरूक करेगी। यही नहीं, रोटरी क्लब की रैली में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेट के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने का संदेश भी देगी। बता दें कि अगले 1 महीने तक ये अभियान चलेगा और गांव और शहरों में लोगों को अवेयर किया जाएगा।
कोविड वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूकता के लिए एक रोटरी क्लब के माध्यम से दौसा शहर में पूरे ज़िले में एक कार रैली का आयोजन किया गया है। अभी इसी का शुभारंभ कर रहे हैं और ये रैली पूरे ज़िले के अलग अलग कस्बों में जाके लोगों को जागरूकता देगी कोविड वैक्सीनेशन के बारे में। प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल कनेक्शन प्रोजेक्ट के लिए गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार से फिर 90% आर्थिक सहायता देने की गुजारिश की है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2013 से पहले कई स्कीम में 90% हिस्सेदारी का हवाला भी दिया है। केंद्र की ओर से आर्थिक सहायता कम होने की वजह से जल जीवन मिशन में अब तक 20% से भी कम पानी के कनेक्शन ही हो पाए हैं। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने 13 जिलों की नदियों को जोड़ने के लिए 37,247 करोड़ के ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को भी मंजूरी देने की मांग रखी। हालांकि केंद्र की ओर से हर बार आर्थिक सहायता बढ़ाने के मामले को ये कहकर टाल दिया कि वित्त आयोग में पहले ही तय हो गया था कि किस राज्य को कितना सहयोग देना है। अब आर्थिक सहयोग बढ़ाना संभव नहीं है। इसको लेकर गाइडलाइंस पहले ही जारी हो चुकी हैं। जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस को लेकर शनिवार को जल शक्ति मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों में हो रहे कामकाज की समीक्षा की थी। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की सहानुभूति वाली राजनीति और गर्मा गई है। बीजेपी से लेकर ममता बनर्जी पर पूरी तरह हमलावर है। अब इसमें राजस्थान के सांसद भी सक्रिय हो गए हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर लोकसभा सांसद जसकौर मीणा। दोनों ने ही ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि ममता बनर्जी भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव के दौरान आरोप लगाकर नाटक कर रही हैं। साथ ही सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ममता बनर्जी का घायल होना एक ढोंग है और सहानुभूति बटोरने के लिए ये नाटक कर रही हैं। वो ममता जी का ढोंग है, नाटक है। सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा किया गया है। माँ हिम्मत नहीं है कि कोई ममता बनर्जी पर हमला कर दे। अपने आप मैं भी चल रही हूँ और यदि किसी भी तरह से ठोकर लग जाए या कोई और बात हो जाए, भीड़ के अंदर जाते हैं तो अनेकों संभावनाएं रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का कृत्य नहीं करता। बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत विशाला आगोर के छापरी गांव में आरएसएमएम ने केमिकल युक्त पानी छोड़कर जमीन को बंजर बना दिया। किसानों को अब रोजी रोटी का संकट सता रहा है। ऐसा मामला ये है कि ये जमीन हमारी गोचर है, आबादी की। ये विशाला आगोर की जमीन है। यहाँ ये माइंस का पानी, खरा पानी यहाँ आता है। पूरी ये जमीन खराब हो गई। पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहे किसानों ने जमीन पर फसलों की बुआई छोड़ दी है, लेकिन आरएसएमएम माइंस मैनेजर हरसिंगाराम के मुताबिक माइन से निकलने वाले पानी के लिए स्टोरेज डैम बनाया गया है। 2 दिन पहले डैम लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से पानी खेतों में पहुंच गया। जी तो हमारा जो वो पानी जो डैम में भर रहा है वो साइड में एक जगह से डैम थोड़ा लीकेज हो गया और इनका आगे पानी आ गया, तो वो हम इमीडिएट बांध जो है वापस बंधवा के क्लियर कर देंगे। यहाँ के ग्रामीणों ने कई बार जिला कलेक्टर से गुहार लगाई, लेकिन साहब ने उनकी गुहार पर गौर करना मुनासिब नहीं समझा। तो क्या अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरने वालों का परिवार यूं ही भूखा मरेगा? ऐसे में सवाल तो फिर उन लोगों पर भी खड़े होंगे जो अन्नदाताओं के नाम पर सियासत कर सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। जयपुर के कोटपुतली इलाके के चूरी गांव के रहने वाले रिटायर्ड डॉक्टर आरपी यादव ने अपने प्रोविडेंट फंड से 19 लाख रुपए निकालकर लड़कियों के लिए एक बस खरीदी है, ताकि आसपास के गांव की लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए फ्री सफर कर कॉलेज जा सकें। डॉक्टर यादव ने अपने प्रोविडेंट फंड के 19 लाख रुपए से न केवल छात्राओं के लिए बस खरीदी, बल्कि वे अपनी पेंशन के करीब 40 से 48 हजार रुपए बस के रखरखाव और ड्राइवर पर खर्च करते हैं। इस बस से रोजाना 70 से 80 लड़कियां फ्री में कॉलेज जाती हैं। दरअसल एक दिन आरपी यादव अपनी पत्नी के साथ सीकर के नीम का थाना से कोटपुतली जा रहे थे। उस दौरान तेज बारिश हो रही थी और वहीं उन्होंने 4 लड़कियों को कीचड़ वाली सड़क पर पैदल कॉलेज जाते देखा था। उसी वक्त उन्होंने बस खरीदने का फैसला कर लिया था।
तुझे तो तसल्ली हुई, चल आखिर माँ को बहू मिल गई। चित्तौड़गढ़ में आयोजित भव्य फूड फेस्टिवल का समापन हो गया है। इस बार 12 और 13 मार्च को 2 दिन के लिए चित्तौड़गढ़ फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसका समापन सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ है। आखिरी दिन आयोजित सांस्कृतिक संध्या में हरियाणवी नृत्य, सैलानी ग्रुप की ओर से सूफी गायन, रश्मि कला केंद्र की तन्वी सक्सेना की ओर से एकल नृत्य प्रस्तुत किए गए, तो वहीं कीरतवारी, मथुरा के लोक कलाकारों की ओर से ओडिसी नृत्य, मेवाड़ यूनिवर्सिटी की ओर से नाइजीरियन नृत्य, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के राज ऋषि की ओर से बांसुरी वादन, रश्मि कला केंद्र की ओर से घूमर नृत्य प्रस्तुत किए गए। बीस मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसके घरवाले अस्पताल में हंगामा करते दिखाई दिए। बताया गया कि इमरजेंसी में जिला अस्पताल लाई गई एक लड़की को डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन लगाया, जिससे वो बेहोश हो गई, लेकिन उसके घरवालों को लगा कि उसकी मौत हो गई है और फिर उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिखा कि गुस्से से तमतमाए मरीज के घरवाले डॉक्टर्स और अस्पताल कर्मियों पर टूट पड़े। यही नहीं, उन्होंने वहां रखे सामान को भी तहस नहस कर दिया। कई लोगों को तो उन्होंने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हंगामे की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना से नाराज अस्पताल कर्मियों ने इमरजेंसी समेत कई वार्ड्स में ताले लगाकर घंटों तक कामकाज ठप कर दिया। बहुत ही अशोभनीय है और ये अराजक तत्व हैं। इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि बाद में पुलिस वहां पहुंची और उसने हंगामा कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई लोग मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं एक महिला को घेरकर मारपीट करती नजर आई। इस हंगामे की शुरुआत जमीन विवाद के मुद्दे पर हुई, जिसमें 2 पक्ष आमने सामने हो गए, लेकिन इसी बीच एक पक्ष की महिला दूसरे पक्ष की महिलाओं के सामने अकेले पड़ गई। इसके बाद तो उन महिलाओं ने उसे घेरकर पीटना शुरू कर दिया। उसके बाल पकड़कर डंडों से भी उसकी पिटाई की गई। इस दौरान कोई भी उसे छुड़ाने नहीं पहुंचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस महिला को काफी देर तक बुरी तरह पीटा गया। खबर ये है कि बाद में गांव के कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, तब जाकर ये हंगामा शांत हो सका। महिलाओं की मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ कुछ बदमाश बीच सड़क पर 2 लड़कों को जमकर पीटते नजर आए। बताया जा रहा है कि दोनों तरफ के लोगों के बीच पहले से ही कोई विवाद था, जिसमें एक गुट के लोग हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे और बीच बाजार में ही दोनों लड़कों की पिटाई करने लगे। बदमाशों ने दोनों की जमकर पिटाई की। यही नहीं, विरोध करने पर वो खुलेआम फायरिंग करने लगे। ये बदमाश काफी देर तक दोनों लड़कों की पिटाई करते रहे। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक के कोडगु में आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने दिन रात एक कर दिया। बताया जा रहा है कि आदमखोर बाघ ने 4 लोगों पर हमला किया, जिनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। इसी घटना के बाद बाघ का खौफ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि पिछले 1 हफ्ते से वन विभाग के 250 से ज्यादा कर्मचारी 6 हाथियों के साथ दिन रात जंगल में घूम रहे हैं। बाघ को कैद करने के लिए खास प्लान तैयार किया गया और जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए, लेकिन वो वन विभाग के हाथ नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि इलाके के लोगों में दहशत और गुस्सा बढ़ गया। अपना विरोध जताने के लिए कोडगू में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने हाईवे जैम कर दिया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि वन विभाग आदमखोर बाघ को पकड़ने में फेल हो चुका है
और मांग की कि राज्य सरकार उन्हें बाघ को मारने की इजाजत दे दे। अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए लोग सड़क पर धरना देने बैठ गए, जिसके बाद वहां गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। यही नहीं, बाघ के आतंक से आग बबूला लोग वन विभाग के लोगों से भी भिड़ गए। इस बीच कर्नाटक सरकार ने वन विभाग को आदेश दिया कि अगर बाघ को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता तो उसे गोली मार दी जाए। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास कहपुर इलाके से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गैंडे ने वन विभाग की गाड़ी पर हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वन विभाग की टीम इलाके में पेट्रोलिंग पर निकली थी। तभी जंगल से भागकर एक गैंडा उनकी गाड़ी की तरफ तेजी से आता दिखा। ये देखकर वन विभाग के कर्मचारी घबरा गए और उन्होंने उस गैंडे को रोकने के लिए उसके आसपास कई गोलियां चलाई, लेकिन उस गैंडे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और इससे पहले कि वो लोग अपनी गाड़ी को वहां से भगा पाते, उस गैंडे ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। गैंडे ने गाड़ी पर कई वार किए। गनीमत रही कि सभी कर्मचारी गाड़ी के अंदर थे और इस हमले में किसी को भी चोट नहीं लगी। खबर है कि बाद में वन विभाग की टीम ने पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से उस गैंडे को किसी तरह वापस जंगल में भेज दिया। बेंगलुरु में देश का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी तस्वीरें साझा की हैं। पहली नजर में एयरपोर्ट सा दिखने वाला ये स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला है। इसे तैयार करने की कुल लागत 314 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन का नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इस एसी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं। अगर आप इस रेलवे स्टेशन की तस्वीर को पहली बार देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगेगा। सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर 7 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। इनके अलावा एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स की भी सुविधा है। इस स्टेशन से हर दिन 50 ट्रेनों की आवाजाही होगी। इस रेलवे टर्मिनल पर VIP लाउंज की भी व्यवस्था है, जहां लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। लाउंज में टाइम पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी PIS की भी व्यवस्था होगी और इसके साथ ही एक शानदार फूड कोर्ट भी बनाया गया है, जहां आप अपनी इच्छा का खाना और नाश्ता खा सकते हैं। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। इससे पहले कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखी है, लेकिन पहली बार देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गंगा आरती का अलौकिक नजारा निहारा। पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी शुरुआत काशी के उस पुण्य से की, जिसके भागी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार बन चुके हैं, तो कई विदेशी मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी। वाराणसी आते ही सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने काशी विश्वनाथ मंदिर में परिवार संग पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति सबसे पहले गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा दरबार में सपरिवार षोडशोपचार पूजन किया। दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को अंगवस्त्र, रुद्राक्ष की माला, प्रसाद के साथ पीतल का शंख भेंट किया। वहीं प्रथम महिला को अंगवस्त्र, माला और दुपट्टा उपहार स्वरूप भेंट किया गया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। सऊदी अरब ने पिछले साल नवंबर में जिस कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम का वादा किया था, वह आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस बदलाव के लागू होने से मजदूरों के जीवन पर नौकरी देने वाले व्यक्ति या कंपनी का नियंत्रण कम हो जाएगा। माना जाता है कि इस बदलाव का असर करीब 1 करोड़ विदेशी मजदूरों के जीवन पर पड़ सकता है। इन सुधारों के बाद अब निजी सेक्टर में काम कर रहे मजदूर अपने मालिक की मर्जी के बिना नौकरी बदल सकेंगे और देश छोड़कर जा सकेंगे। इन सुधारों का वादा करते समय सऊदी अरब की सरकार ने कहा था कि उसकी कोशिश है कि मजदूरों की क्षमता बढ़ाई जाए और काम करने के माहौल को और बेहतर बनाया जाए। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए ये चेतावनी भी दी है कि कफाला सिस्टम के कुछ हिस्से बरकरार रखे गए हैं, जबकि इसे पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए था।
विदेशी मजदूरों को नौकरी छोड़ने के लिए या फिर बदलने के लिए अपने एम्प्लॉयर की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। साथ ही उन्हें अपने एम्प्लॉयर की अनुमति के बिना देश के बाहर जाने की इजाजत होगी। मजदूर सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके एम्प्लॉयर्स के साथ उनका जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे ऑनलाइन रखा जाएगा। श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी के दायरे में चेहरा ढकने के अन्य तरीके भी शामिल हैं। श्रीलंका सरकार ने कहा कि इस सिलसिले में कैबिनेट ने फैसला कर लिया है और अब इसे संसद में पास कराना है। श्रीलंका सरकार की कोशिश है कि इस पाबंदी पर जल्द ही अमल शुरू हो जाए। साल 2019 में ईस्टर संडे के दिन चर्च और होटल्स में सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए गए चरमपंथी हमलों के 2 साल के बाद ये फैसला लिया गया है। उस वक्त अप्रैल महीने में खुदकुश हमलावरों ने कैथोलिक गिरजाघरों और होटल्स को निशाना बनाया था, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। उत्तर अमेरिकी देश अल्जीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए और वहां की राजधानी अल्जीरस की सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग उतर गए। नारेबाजी करते हुए उन्होंने अल्जीरिया के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। अल्जीरिया की सत्ता में सेना बहुत अहम भूमिका निभाती है। प्रदर्शनकारियों ने इसमें भी बदलाव की मांग की और अल्जीरिया में लोकतंत्र बहाली के लिए जोरदार हंगामा किया। 2019 में इसी तरह के प्रदर्शनों की वजह से वहां उस वक्त के राष्ट्रपति बूतेफ्लिका को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। बूतेफ्लिका 20 साल तक अल्जीरिया की सत्ता पर काबिज रहे, लेकिन जब उनकी नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का तो उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। अब ताज़ा प्रदर्शनों ने भी वहां की सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर चल रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहाँ के लोग लंबे वक्त से बिगड़ती अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे हैं और इसी से नाराज होकर सैकड़ों लोग लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतर गए और उन्होंने वहाँ की संसद की तरफ कूच कर दिया। संसद के पास पहुँचते ही प्रदर्शनकारियों ने वहाँ पथराव शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे ये प्रदर्शनकारी संसद पर पथराव की योजना बनाकर वहां पहुंचे थे। इससे पहले कि हंगामा बढ़ता, पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। प्रदर्शनकारियों को संसद से दूर रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। हालांकि इस कार्रवाई का भी कोई खास असर हंगामा करने वालों पर नहीं दिखा। बेरूत से सामने आई तस्वीरों में लोगों का गुस्सा साफ दिखा। संसद के बाहर हंगामा करने के अलावा कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां की सड़कों पर टायर जलाकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि पुलिस वालों की सख्ती की वजह से बेरूत की सड़कों पर चल रहे हंगामे को शांत करवा दिया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।